विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर 1 सोशल रिसर्च को पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो अभी पिछला व्याख्यान किया था वो हाइपोथेसिस पे था। और हाइपोथेसिस या प्राकल्पना की हम बात कर रहे थे। हमने उसकी परिभाषाएं देखी और एक अच्छी हाइपोथेसिस या अच्छी प्राकल्पना की क्या विशेषताएं होती हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी हमने विस्तार से चर्चा की। अब हम इसमें प्राकल्पना के स्रोत की बात करेंगे, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से स्रोत हैं, ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो हमको प्राकल्पना बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो प्राकल्पना का निर्माण एक वैज्ञानिक के मस्तिष्क में एकांत में और समारोह में उपस्थित होते समय, सामाजिक समारोह में, अजीबोगरीब परिस्थितियों में, अर्थात कभी भी और किसी भी समय हो सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई निश्चित समय तथा स्थान नहीं होता, किंतु प्राकल्पना के निर्माण की प्रक्रिया पर व्यक्ति के पूर्व अनुभवों तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है। ये पूर्व अनुभव तथा सांस्कृतिक ढांचा व्यक्ति को एक विशेष ढंग से सोचने समझने के लिए प्रभावित करते हैं। व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया के पीछे निश्चित रूप से कुछ मानदंड कार्य करते हैं जो उसे गलत और सही का निर्णय देते हैं। इन्हीं मानदंडों के आधार पर प्राकल्पना का निर्माण होता है और विचार तो अलग अलग होते हैं, अतः प्राकल्पनाएं भी अनेक तथा भिन्न प्रकार की होती हैं। प्राकल्पनाओं के अनेक स्रोत हो सकते हैं। सामान्य गुडे एंड हार्ट बताते हैं कि सामान्य संस्कृति, सांस्कृतिक मूल्य, सादृश्यताएं तथा व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा प्राकल्पनाओं की उत्पत्ति समझाई जा सकती है या प्राकल्पना की उत्पत्ति की चर्चा की जा सकती है। तो अब हम बात कर रहे हैं प्राकल्पना के स्रोतों की। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अंतः प्रज्ञा या इंट्यूशन की। बहुत सी प्राकल्पनाओं की उत्पत्ति मानव की अंतः प्रज्ञा या इंट्यूशन के द्वारा एक अनुमान के रूप में होती है। अंतर्मन की आवाज़ को हम अंतर प्रज्ञा कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं। जो हमारे मन की आवाज़ आ रही है, मन में जो कुछ भी हमें कई बार हम कहते हैं कि मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही है, तो ये जो मन से, अंतर्मन से आवाज़ आ रही है, उसको हम अंतः प्रज्ञा या इंट्यूशन कहते हैं। यह एक प्रकार की अंतर्दृष्टि है जो मानव की घटनाओं तथा वस्तुओं के प्रति एक प्रकार का ज्ञान प्रदान करती है। तो अधिक अंतर्दृष्टि की हमेशा अंतर्दृष्टि सही और गलत दोनों तरह की हो सकती है। तो हम अपने प्रतिदिन के जीवन में भी अनेक निर्णय अंतः प्रज्ञा के आधार पर लेते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान अथवा निष्कर्षों के स्रोत के रूप में अंतः प्रज्ञा अधिक संतोषप्रद साधन नहीं होता। अंतः प्रज्ञा पर आधारित प्राकल्पनाओं का परीक्षण किया जाना कई बार संभव भी नहीं होता, फिर भी एक शोध की शुरुआत इंट्यूशन या अंतः प्रज्ञा से हो सकती है। दूसरा स्रोत हम कह सकते हैं सामान्य संस्कृति या जनरल कल्चर। हमारी जो संस्कृति होती है वो भी हमें प्रेरित कर रही है प्राकल्पनाएं निर्माण करने में। प्रत्येक जनसमूह के सदस्यों के रहन सहन, खान पान, आचार विचार तथा विश्वासों में एक प्रकार की एकरूपता देखने को मिलती है। यह एकरूपता ही उस समूह की एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है और विज्ञान के विकास पर इस सामान्य संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। प्राकल्पनाओं के विकास को तीन रूप से प्रभावित प्राकल्पनाओं के विकास तीन रूप में प्रभावित होते हैं, जैसे सांस्कृतिक मूल्य, लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन। अब ये सांस्कृतिक मूल्य क्या होते हैं, इससे कैसे प्राकल्पना का निर्माण होता है, ये हम देखते हैं। सांस्कृतिक मूल्य यानी कल्चरल वैल्यूज़। प्रत्येक संस्कृति के अपने कुछ विशिष्ट मूल्य होते हैं जो संस्कृति में ज्ञान विज्ञान के प्रसार तथा शोध की दिशा को निर्धारित करते हैं। इसे मात्र एक आकस्मिक संयोग नहीं कहा जा सकता कि विज्ञान का विकास पश्चिमी संस्कृति से ही हुआ। स्वयं समाजशास्त्र का विकास भी जितना अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी तथा फ्रांस में हुआ, उतना अन्य देशों में नहीं हो सका। इन देशों में सांस्कृतिक मूल्य एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं जिनसे प्राकल्पनाओं का विकास तथा परीक्षण में सहायता मिलती है। अतः प्राकल्पनाओं के लिए किसी समाज विशेष की सांस्कृतिक मूल्यों को एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जा सकता है। प्रत्येक जनसमूह की अपनी सामान्य संस्कृति होती है, उसकी कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, सामान्य संस्कृति होती है जो अन्य जनसमूह से कई बातों में भिन्न होती है। अतः जो विचार एक संस्कृति में पनपते हैं वे दूसरी संस्कृति के व्यक्ति के मस्तिष्क में और सहज और स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं हो सकते। जिस व्यक्ति ने भारतीय जनजाति व्यवस्था अथवा संयुक्त परिवार व्यवस्था को नहीं देखा है, उसके मस्तिष्क में इन संस्थाओं के संबंध में विचार
उठना संभव नहीं है। तो अमेरिकी संस्कृति तथा भारतीय संस्कृति में कुछ मूलभूत अंतर हैं। जहां अमेरिकी संस्कृति व्यक्तिगत प्रसन्नता, गतिशीलता तथा प्रतिस्पर्धा पर बल देती है, वहीं भारतीय संस्कृति का आधार मुख्यतः समूहवाद, स्थायित्व तथा सहयोग की भावना है। तो भारत में व्यक्तिगत सुख के विचार को अभी तक विशेष महत्व नहीं मिला है, यहाँ की शोध में इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, जबकि अमेरिका में व्यक्तिगत सुख के ऊपर बहुत सा शोध कार्य हुआ है। इससे भारतीय लोग इससे यह स्पष्ट होता है कि एक वैज्ञानिक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि विशिष्ट होती है प्राकल्पनाओं के विकास के लिए। दूसरा हम कह सकते हैं लोक विश्वास या फोक बिलीव्स। तो प्रत्येक संस्कृति के अपने कुछ लोक विश्वास होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति लोक कहावतों और धार्मिक आह्वानों के द्वारा होती है। जिज्ञासा एक वैज्ञानिक की किसी भी लोक विश्वास का वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस प्रकार के परीक्षणों में लोक विश्वासों को शोध की प्राकल्पनाओं के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो चिकित्सा विज्ञान में तुलसी के पत्तों पर जो खोज की जा रही है कि इससे कैंसर के रोगाणुओं को के लिए ये एक शक्ति है, ये सब जो शोध हैं ये लोक संस्कृति के आधार पर होती रहती हैं। इसी तरह सामाजिक परीक्षण, सोशल चेंज की हम बात करेंगे। कोई भी समाज अथवा संस्कृति पूर्णतया स्थिर नहीं होती। किसी भी समाज तथा उसकी संस्कृति में परिवर्तन होना संभव है और यह परिवर्तन पुरातन सामाजिक व्यवस्था के स्थापित प्रतिमानों को प्रमाणित किए बिना नहीं रहता। तो भारतीय संयुक्त परिवार के संबंध में ये प्राकल्पना उल्लेखनीय है कि जैसे जैसे भारत में औद्योगिकीकरण बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे एकाकी परिवारों में की संख्या बढ़ती जाएगी। तो औद्योगिकीकरण ने जातीय बाधाओं को तोड़ने की अपेक्षा जातीय चेतना को मजबूत किया है। ये प्राकल्पनाएं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की ही उपज नहीं कही जा सकती की उपज कही जा सकती हैं। इसी प्रकार हम सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में हम कई प्राकल्पनाएं बना सकते हैं, ये भी सोर्स हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे विज्ञान के सामाजिक अनुभव की, सोशल एक्सपीरियंसेस विद इन द साइंस। विज्ञान स्वयं कई प्राकल्पनाओं का जन्मदाता है। यह तथ्य विज्ञान के सीखने की सामाजिकरण की प्रक्रिया पर आधारित है। विज्ञान के सीखने की प्रक्रिया में एक विद्यार्थी पर उसके अध्यापक का कई रूप में प्रभाव पड़ता है। अध्ययन के कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, कौन सी विधियां उपयुक्त हैं, कौन से विद्वान उच्च कोटि के हैं और कौन से निम्न श्रेणी में आते हैं आदि विषयों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक विद्यार्थी पर उसके अध्यापक का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उसका सीखने का यह सामाजिक अनुभव प्राकल्पनाओं के विकास के क्षेत्र में विकास के क्षेत्रों को संकुचित बना देता है। यही नहीं, उसके जीवन पर बाद में उसके सह वैज्ञानिक साथियों का भी प्रभाव पड़ता है। तो वैज्ञानिक सिद्धांत, नेक्स्ट हम कह सकते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत या साइंटिफिक थ्योरीज। वैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा कई प्राकल्पनाओं का उदय होता है। यह तार्किक निर्गमन की प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। जैसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खाइम के आत्महत्या से संबंधित सामाजिक एकीकरण के सिद्धांत ने कई प्रकार के विचलन व्यवहार अथवा अन्य व्यवहारों से संबंधित प्राकल्पनाओं को जन्म दिया। इसके बाद आएंगी सादृश्यताएं, ये भी स्रोत हैं इसको जन्म देने की प्राकल्पना को। तो सादृश्यताओं के आधार पर महत्वपूर्ण प्राकल्पनाओं का जन्म होते हुए देखा गया है। प्राकृतिक अथवा किसी अन्य विज्ञान के ढांचे में आकस्मिक अवलोकन प्राकल्पनाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। तो ये जो पारिस्थितिकीय विज्ञान की अवधारणाएं जो भी हैं उनके आधार पर कई प्राकल्पनाओं का जन्म हुआ। समान निवास स्थान की दशाएं समान प्रकार के व्यक्तियों तथा उनके व्यवहारों को जन्म देती हैं। इस तरह की प्राकल्पना सादृश्यताओं पर आधारित है। इसके बाद व्यक्तिगत अनुभव भी सोर्स हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी सोर्स हैं प्राकल्पना निर्माण करने के। सभी प्राकल्पनाओं का जन्म सिद्धांत सादृश्यताओं अथवा अंतःप्रज्ञा से नहीं होता। बहुत सी प्राकल्पनाएं हमारे प्रतिदिन के अनुभव अथवा कभी कभी किसी व्यक्ति की सनक की भी उपज हो सकते हैं। सामान्य संस्कृति का प्रभाव उस संस्कृति में पलने वाले सभी व्यक्तियों पर समान रूप से पड़ता है। फिर भी एक व्यक्ति उस संस्कृति के प्रति अपनी क्या प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है उसमें भिन्नता होती है और यह भिन्नता ही व्यक्तिगत अनुभव के रूप में नए विचार यानी प्राकल्पनाओं को विकसित करने में सहायक होती है।
जैसे भौतिक विज्ञानों में अनेक वैज्ञानिकों के ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनके प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर किसी वैज्ञानिक सिद्धांत का जन्म हुआ। न्यूटन द्वारा सेब को नीचे गिरते हुए देखना तथा वॉटसन द्वारा चाय की केतली से खोलते पानी से भाप की शक्ति को पहचानना व्यक्तिगत अनुभव के उदाहरण हैं। इसके साथ साथ जो कुछ शोध अध्ययन और वर्णनात्मक साहित्य होते हैं उनके द्वारा भी हम नई प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। जो पूर्व में संपादित शोध कार्यों के निष्कर्ष हैं उनके आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण होता है और हम नवीन अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। शोध अध्ययनों के अतिरिक्त बहुत सी प्राकल्पनाएं हमें गद्य अथवा पद्य लेखन, दार्शनिक अनुमानों, कला की विभिन्न विधाओं के अध्ययनों से प्राप्त हो सकते हैं। उपयोगी प्राकल्पना की खोज के लिए हम कविता, साहित्य, दर्शन तथा समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र के विस्तृत वर्णनात्मक साहित्य के साथ साथ कलाकारों तथा चिंतकों के काल्पनिक सिद्धांतों की संपूर्ण दुनिया में भी विचरण कर सकते हैं, जिन्होंने मानव के सामाजिक संबंधों के गहन अध्ययन कर अपने अध्ययन किया है और उनके आधार पर भी हम कई प्राकल्पनाएं बना सकते हैं। तो ये सारे हमारे स्रोत हैं, हमारे स्रोत हैं जो प्राकल्पनाओं के निर्माण करने में हमको सहायता प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद।